नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के स्पेशल सेशन में। और आज के हमारे सेशन में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है रामसर साइट्स, है ना। रामसर साइट्स। तो आज हम देखेंगे कि रामसर साइट्स क्या होती हैं, है ना। इसके संदर्भ में विश्व में क्या नियम है, फिर भारत में इसकी अभी वर्तमान में स्थिति क्या है ना। कौन कौन सी साइट है, कौन कौन सी जगह है जो इसमें शामिल है। पहली बात तो ये होता क्या है, उन सभी के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, है ना, इस रामसर साइट में जो जो टॉपिक हम टच करने वाले हैं, हम इसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, पूरा 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के अकॉर्डिंग भी। साथ ही जो एग्जाम्स होते हैं, है ना, राजस्थान में हो या इंडिया लेवल पे जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, वहाँ पे कौन कौन से फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और स्पेशली राजस्थान में कौन कौन सी रामसर की साइट्स हैं, उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करें, एक बार देख लेते हैं टॉपिक कौन कौन से पढ़ेंगे हम इसके अंदर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि रामसर कन्वेंशन क्या है ना। कन्वेंशन है ना अभिसमय, किस कन्वेंशन के तहत ये साइट्स बनाई जाती हैं, घोषित की जाती हैं। आर्द्रभूमि क्या होता है, मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड करके है वो क्या होता है ना। भारत में कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं, राजस्थान में कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं। उसके अलावा ये जो रामसर स्थल होते हैं, इनका महत्व क्या है, वर्तमान में इनके लिए जो खतरे हैं वो क्या क्या हैं, और आगे की राह क्या है ना। हम आगे कैसे इनको और संरक्षित कर सकते हैं। तो बेसिक सी जानकारी, सबसे पहले एक स्थान होता है, जैसे एक भूमि, आर्द्रभूमि। आपने शब्द सुना होगा आर्द्रभूमि, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वेटलैंड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेटलैंड। आर्द्रभूमि वह क्षेत्र होता है जो दलदली क्षेत्र हो। कैसा क्षेत्र हो, दलदली क्षेत्र हो। उस जमीन पर क्या भरा हो, पानी भरा, क्या हो, दलदली क्षेत्र हो और वहां पे पानी भरा हो। और इस स्थान पर जहां पे बहुत सारे पक्षी, है ना, बहुत सारे जीव जंतु इस पूरी भूमि पर आश्रित होते हैं, है ना, इस पूरी भूमि पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, वैसी भूमि को बोलते हैं आर्द्रभूमि। वैसी भूमि को क्या बोलते हैं, आर्द्रभूमि। इन आर्द्रभूमि का संरक्षण बहुत जरूरी है। इनका संरक्षण बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, है ना, और भी बहुत सारे फायदे जो हम आगे देखेंगे, इनका महत्व क्या है उसमें। इसी संरक्षण को लागू करने के लिए विश्व भर में रामसर कन्वेंशन शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया, रामसर कन्वेंशन या रामसर अभिसमय। सबसे पहले सन 1971 में 2 फरवरी, है ना, 2 फरवरी सन 1971 में ईरान में एक शहर है रामसर। ईरान में शहर कौन सा है, रामसर। उस शहर में एक मीटिंग होती है। उस शहर में क्या होती है, मीटिंग, जिसको क्या बोला अपन ने, कन्वेंशन या अभिसमय। उस शहर में एक मीटिंग होती है जिसमें इन आर्द्रभूमियों को बचाने के लिए पहल की जाती है। इन आर्द्रभूमियों को बचाने के लिए पहल की जाती है। उसके बाद कुछ वर्षों बाद, है ना, कुछ वर्षों बाद यह अभिसमय क्या होता है, लागू होता है। 1971 में इसकी शुरुआत होती है, कुछ वर्षों बाद ये लागू होता है और फाइनली इसको भारत भी कुछ टाइम बाद अपनाता है। तो डेट क्या याद रखनी है, 2 फरवरी 1971, 2 फरवरी 1971। अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले रामसर कन्वेंशन क्या है, आर्द्रभूमि के संरक्षण हेतु, आर्द्रभूमि पर अभिसमय, ये किसके लिए है, आर्द्रभूमियों की पहचान करती है। आर्द्रभूमि क्या होती है, मैंने बताया अभी, मौसमी या स्थायी रूप से जल से ढके हुए क्षेत्र, नदियां हो सकती हैं, दलदली क्षेत्र हो सकता है, मैंग्रोव हो सकता है, झीलें हो सकती हैं, या बाढ़ के मैदान हो सकते हैं। 1971 में, 1971 में ये कन्वेंशन क्या हुआ था, इस कन्वेंशन के ऊपर मीटिंग हुई थी। कहाँ हुई थी, ईरान के शहर रामसर में। फिर कुछ वर्षों बाद यानी 1975 में ये कन्वेंशन क्या होता है, लागू होता है। वैश्विक स्तर पर 1975 को लागू होता है। और जिस दिन ये मीटिंग हुई थी, जिस दिन ये अभिसमय हुआ था, उसी दिन को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी दिवस को किसमें मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में। तो ये समझ में आया होगा रामसर कन्वेंशन क्या है। उसके बाद एक चीज आती है, वो है मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड। क्या आता है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। स्विट्जरलैंड का एक जगह है मॉन्ट्रेक्स। कौन सा है, मॉन्ट्रेक्स। उसमें वर्ष 1990 में इन्हीं आर्द्रभूमियों में से वह आर्द्रभूमि जो ज्यादा खतरे में, जो किसमें है, बहुत ज्यादा खतरे में है। जैसे मान लीजिए भारत से मान लीजिए 10 आर्द्रभूमि चयनित की गई, उनमें से अगर मान लीजिए एक आर्द्रभूमि ऐसी है जो खतरे में है, जिनको किसका खतरा है, मानवीय हस्तक्षेप का खतरा है,
प्रदूषण का खतरा है या उसमें पारिस्थितिकी परिवर्तन हो सकता है और इन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है, उन्हें इस मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। उन्हें किसमें शामिल किया जाता है? मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड में, है ना। ये चीज समझ में आई। उसके बाद भारत और रामसर अभिसमय, है ना। भारत में ये रामसर अभिसमय कब से लागू हुआ? 1982 में भारत ने इस पर ऑफिशियली साइन किए थे। यह अभिसमय कब शुरू हुआ? 1982 में। उसके बाद से भारत की कई आर्द्र भूमियां इसमें शामिल की गई है ना। इसमें देख रहे हैं अभी वर्तमान में इसमें है 96 साइट्स। वर्तमान में कितनी है? 96 साइट्स, यानी 96 जगह हैं जिनको क्या घोषित किया हुआ है? रामसर साइट्स। अब इनमें से जो 85 थी, 85, है ना, वो 12 दिसंबर 2025 से पहले थी और 12 दिसंबर 2025 को 11 नई साइट्स जोड़ी गई, जिससे ये कितनी हो गई? 96। जैसे कुछ प्रमुख स्थल है, जैसे चिल्का लेक है उड़ीसा में, केवलादेव है राजस्थान में, ये पहली रामसर साइट है, चिल्का लेक और केवलादेव। उसके बाद हरिके झील है पंजाब में, लोकटक झील है मणिपुर में, वुलर झील है जम्मू कश्मीर में। ऐसे करके टोटल कितने प्लेस है? 96। कितने हैं? 96। और इस आर्द्र भूमियों को, इन आर्द्र भूमियों को संरक्षण करने के लिए कुछ नियमावली बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई? केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कुछ नियमावली बनाई गई और ये बनाई गई 2017 में। कब बनाई गई? 2017 में। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी नई साइट्स ऐड हुई हैं 12 दिसंबर 2025 को। पहले कितनी थी? 85। ऐसे बढ़ती रहती है, जैसे 3-4 साल पहले 45 थी, 45 के आसपास थी, फिर बढ़ के कुछ 67 हुई, ऐसे करके ये लगातार बढ़ रही है। अब 12 दिसंबर से पहले 85 थी, फिर 12 दिसंबर को इसमें जुड़ी 11 और अब ये हो गई 96। जो 11 नई साइट्स जुड़ी वो ये। इसमें से राजस्थान की 3 है। ये देखिए, एक है सिलीसेड लेक, एक है मेनार जो उदयपुर में है और एक है खींचन जो है राजस्थान में। तो कुल कितनी साइट है? 3 है। उसके बाद 12 दिसंबर के बाद कितनी है? 96। 85 इनमें कुछ और जुड़ी, फिर ऐसा करके, है ना। अपन एक अनुमान ले रहे हैं कि 12 दिसंबर के बाद 12 दिसंबर को जो हमारा लेटेस्ट आंकड़ा है वहां पे 96 है। 11 साइट्स ये हैं। इनमें से जो महत्वपूर्ण है ना, जैसे अगर किन्हीं के नाम याद रहे, जैसे थर्तगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, ये महत्वपूर्ण है ना। उसके अलावा ये राजस्थान के 3 याद रखने, एक तो खींचन, मेनार और सिलीसेड लेक। अभी हम राजस्थान की जो 5 साइट्स हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब है राजस्थान में रामसर साइट्स, जैसे 96 है, उनमें से 5 साइट राजस्थान में है। पहले 2 थी और 3 क्या हुई है? नई जुड़ी है। 3 क्या हुई है? नई जुड़ी है। सिलीसेड लेक, जैसे राजस्थान में सिलीसेड लेक, सिलीसेड झील, ये है 5वीं, 5th या 96 है। ठीक है। इसको कब जोड़ा गया है? 12 दिसंबर को। कब जोड़ा गया है? 12 दिसंबर 2025 को। ठीक है। ये राज्य की 5वीं और देश की 96 साइट बन चुकी है। जो राजस्थान में है वो है ये 5। कौन कौन सी? केवलादेव, जो कहाँ पे है? केवलादेव पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? भरतपुर। कब घोषित हुआ था? 1981 में। सांबर 1990 में। सांबर 1990 में। खींचन 2025, 5 जून 2025 को 2 साइट जुड़ी गई। कौन कौन सी? खींचन और मेनार। खींचन है फलोदी में और मेनार है उदयपुर में। उसके बाद 12 दिसंबर 2025 को सिलीसेड लेक जुड़ी गई। इससे अब राजस्थान में कुल हो जाती है 5 साइट। राजस्थान में कितनी हो जाती है? 5 साइट। ये देखिए, इमेज देखिए, केवलादेव 1981, सांबर लेक 1990, उसके बाद 5 जून 2025 को खींचन और मेनार, और उसके बाद 12 दिसंबर 2025 को सिलीसेड लेक। कहाँ पे है सिलीसेड लेक? अलवर में। अब टोटल भारत में कितनी हो गई? 96। राजस्थान में कितनी है? 5। सिलीसेड राजस्थान की 5वीं साइट है जो रामसर कन्वेंशन में शामिल है। इसके बाद अब एक करके इन 5 साइट जो राजस्थान की उनको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला है केवलादेव घना पक्षी विहार, है ना। ये एक पक्षी विहार, क्या है? पक्षी विहार। एक आर्द्र भूमि है, साथ में पक्षी अभयारण्य है और साथ में क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, है ना। और 1981 में ही चिल्का झील के साथ इसको रामसर साइट क्या कर दिया गया था? घोषित कर दिया गया था। 1985 में ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो गई थी। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल हो गई थी। प्रवासी पक्षी, यहाँ पे बहुत सारे क्या आते हैं? प्रवासी पक्षी आते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा स्थान है। तो पहला है केवलादेव। उसके बाद आती है सांबर झील। सांबर झील का है अभी वर्तमान में? सांबर झील का है जयपुर, अजमेर, डीडवाना, कुचामन के क्षेत्र में क्या फैली हुई है? सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यहाँ पे इसको 1990 में रामसर स्थल का दर्जा मिला। साथ ही फ्लेमिंगो, पेलिकन जैसे पक्षियों का क्या है? ये स्थल है। कैसा स्थल है? प्रवास स्थल है। यहाँ पे ये वाले पक्षी आते हैं। दर्जा कब मिला इसको? 1990 में।
कौन सी हो गई, सांभर झील। उसके बाद तीसरी थी जिनको एक साथ अभी, है ना, इनको एक साथ अभी देखा, ये देखिए जिनको एक साथ 5 जून 2025 को मान्यता मिली, कौन कौन सी थी, खिंचन, 5 जून 2025। एक है खिंचन, ये एक फलोदी में जगह है जहाँ पे प्रवासी पक्षी कौन से, डोमिसेल क्रेन, है ना, डेमोइसेल क्रेन, कौन सी क्रेन, डेमोइसेल क्रेन नामक पक्षी यहाँ पे क्या करता है, प्रवासी पक्षी यहाँ पे आता है। जगह कौन सी है, खिंचन। कब, कहाँ पे, फलोदी। कब घोषित हुई, 5 जून 2025 को। उसके साथ ही मेनार पक्षी गांव है, यह है उदयपुर में, इसको भी जून 2025 में मान्यता मिली। किसके मान्यता मिली, रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली। ठीक है, उसके बाद अभी लेटेस्ट, है ना, अभी लेटेस्ट कब, 12 दिसंबर 2025 को सिलिसेट लेक कहाँ पे है, अलवर, अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। 1845 में महाराजा विनय सिंह द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी, महाराजा विनय सिंह द्वारा, इतिहास में आप पढ़ते हैं, है ना। तो सिलिसेट लेक कौन सी हो गई, राजस्थान की 5th रामसर साइट हो गई। ठीक है, तो ये हुई रामसर साइट के बारे में बेसिक जानकारी। ठीक है, अब महत्वपूर्ण टॉपिक, 2 महत्वपूर्ण टॉपिक हमें समझने हैं, है ना, मेंस की दृष्टि से और नॉलेज की दृष्टि से, कि जो रामसर साइट्स हैं, जो रामसर साइट्स हैं या फिर जो वेटलैंड्स हैं, जो आर्द्र भूमियां हैं, इनका महत्व क्या है। और महत्व है तो इनके ऊपर क्या है, कुछ खतरे भी हैं। कोई चीज़ अगर बहुत महत्वपूर्ण की होती है, अगर उन पर कोई खतरा होता है तो वो एक खतरे की बात है ना। अगर कोई किसी भूमि पे कोई खतरे की बात है तो वो हमारे लिए चिंताजनक बात है। ठीक है, तो पहले क्या देखेंगे हम, इन रामसर साइट्स का महत्व, उसके बाद खतरे। जैसे रामसर साइट्स क्या करती हैं, पहले देख लेते हैं महत्व। जो आर्द्र भूमियां होती हैं उनका क्या फायदा होता है। अभी सबसे पहला फायदा आपने देखा कि प्रवासी पक्षी जो होते हैं उनके लिए क्या होता है, ये घर। प्रवासी पक्षी के लिए क्या होता है, ये घर जैसा काम करता है प्रवासी पक्षियों के लिए। दूसरा, आर्द्र भूमि है, यानी यहाँ पे पानी जमा है। पानी क्या है, जमा है, तो ये एक ऑक्सीजन के कुएं की तरह काम करती है ना। उसको क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजन का कुंड कह सकते हैं। यानी यहाँ पे, यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा मात्रा में निकलती है। कैसे, ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, CO2 को अपने अंदर अवशोषित करती है और फिर क्या निकालती है, ऑक्सीजन, है ना। तो इनसे किस क्या मिल रही है अपने को, ऑक्सीजन मिल रही है। तीसरा, अगर यहाँ पे मैग्रोव वन है ना, कोई और जैसे सांभर झील है तो वहां पे नमक भी बनता है। मैग्रोव वन है, यहाँ कहीं पे नमक बन रहा है, यहाँ पे कहीं पे कोई और खनिज है, तो उसके लिए भी इनका संरक्षण आवश्यक है। अगर इनका संरक्षण नहीं हुआ तो वो खनिज नहीं मिलेंगे हमें, मैग्रोव वनस्पति नष्ट हो सकती है। उसके अलावा जो पारिस्थितिकी संतुलन होता है, एक शब्द होता है पारिस्थितिकी संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस, है ना। वो इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे बनता है, जैसे एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है, बॉर्डर मूवी देखी होगी, उसमें एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है ना, कि चमन में इकलाते रंगो मुंह से बात बनती है, हम ही हमें तो क्या हमें, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, है ना। सलसार सलाइन साहब की लाइन है। तो उस लाइन का कहने का मतलब क्या है कि सह अस्तित्व होता है। बहुत सारी चीजों का क्या होता है, सह अस्तित्व होता है, यानी हर चीज का होना बहुत जरूरी है। जब पारिस्थितिकी संतुलन कब होता है, जब आर्द्र भूमि भी हो, है ना, जब आर्द्र भूमि भी हो, जब पेड़ पौधे भी हो, और जब मान लीजिए जीव जंतु भी हो, और साथ में कौन हो, मानव। सभी के क्या जरूरी है, सह अस्तित्व जरूरी है। अगर आर्द्र भूमि नहीं होगी तो इन सभी का सह अस्तित्व नहीं होगा। इसके अलावा बहुत सारी, जैसे मैग्रोव मिल गया, मैग्रोव से क्या मिली, वनस्पति मिली ना, बहुत सारे क्या मिल गए, खनिज। तो ये क्या होता है, आर्द्र भूमियों के महत्व होता है। अब इनको करके स्लाइड में देख लेते हैं। इनका महत्व क्या है, ये पृथ्वी के गुर्दे कहे जाते हैं। क्या कहा जाता है, किडनीज ऑफ द अर्थ। इन्हें क्या कहते हैं, किडनीज ऑफ द अर्थ। किडनी क्या काम करती है, किडनी क्या काम करती है, गुर्दे हमारी जो बॉडी में जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, यानी जो खराब पदार्थ होते हैं, उनको छानकर बाहर निकालते हैं। गुर्दे क्या करते हैं, उनको बाहर निकालते हैं। इसी तरह आर्द्र भूमियां जो होती है, जल चक्र या पर्यावरण को शुद्ध रखने में क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे जैव विविधता का संरक्षण, लगभग 40% प्रजातियां जो होती हैं विश्व की, दुनिया की जो 40% प्रजातियां हैं वो यहाँ पे रहती हैं और प्रजनन करती है। साथ ही प्रवासी पक्षियों का क्या है, ये घर है। जैसे चिल्का झील में साइबेरिया से पक्षी आते हैं, तो ये क्या है, एक संरक्षण स्थल है। दूसरा, जल का शुद्धिकरण, है ना। पानी स्टोर है तो वाटर को क्या करती है, फिल्टर, वाटर को क्या करती है, फिल्टर करती है ना। वनस्पति है और तलछट में पानी जो मौजूद रहता है वो हानिकारक रसायनों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है ना। इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी रहता है। कौन सा वाटर रिचार्ज रहता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज रहता है।
इसके अलावा जल सुरक्षा होती है, जल का पुनर्भरण होता है, जो भूजल होता है, ग्राउंड वाटर क्या रहता है, रिचार्ज रहता है, बाढ़ का खतरा कम हो जाता है क्योंकि ये बहुत सारे पानी को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। लाइक ए स्पंज, स्पंज देखा है, स्पंज में अगर स्पंज को अगर आप पानी में डुबाओगे तो वो पानी अपना पूरा क्या कर लेती है, सोख लेती है। वैसे ही आर्द्र भूमियां पूरे पानी को अपने अंदर खींच अवशोषित कर लेती हैं, इससे बाढ़ का खतरा कम हो जाता है और जो भूजल स्थल है वो निरंतर बना रहता है। उसके अलावा जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसका मुकाबला करने में भी जरूरी है, जैसे कार्बन सिंक, मैंने बताया ऑक्सीजन निर्मित हो रही है, कैसे हो रही है, CO2 को अब्जॉर्ब किया जा रहा है और बाकी ऑक्सीजन वहां से निकल रही है। तो आर्द्र भूमियां CO2 को क्या करती हैं, अब्जॉर्ब करती हैं, है ना। विशेष रूप से पीटलैंड या मैंग्रोव वैली में ग्लोबल वार्मिंग को ये क्या करते हैं, कम करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। साथ ही तटीय सुरक्षा एक इसमें महत्वपूर्ण है, जैसे मैंग्रोव है, मैंग्रोव तट के पास होते हैं, यानी कोस्ट लाइन के पास होते हैं, आसपास होते हैं, तो वहां से कुछ चक्रवात आ रहा हो, यानी सुनामी आ रही हो, कोई भी चीजें आ रही हो, तो वो उसको आगे बढ़ने से रोकता है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे लोग मत्स्य पालन करते हैं, है ना, आर्द्र भूमि में होने वाले मछली पकड़ते हैं, कुछ लोग यहाँ पे कृषि भी करते हैं, जैसे चावल जैसी फसल होती है उसके लिए ये क्या है, उपयुक्त हैं। उसके अलावा एक टूरिज्म पॉइंट भी है, कैसा पॉइंट है, टूरिज्म पॉइंट भी है ना, लोगों को साथ में रोजगार भी मिल रहा है। उसके साथ ही इसका सांस्कृतिक महत्व भी है, जैसे कुछ जगह होती है जो धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं से जुड़ी हुई होती है, साथ में शैक्षणिक महत्व है, लोग जाते हैं, इनको देखते हैं, इनके बारे में क्या करते हैं, अनुसंधान या रिसर्च करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आर्द्र भूमियां हमारे लिए बहुत महत्व की चीज है, ठीक है, महत्वपूर्ण की जगह है, ठीक है। अब कुछ अगर महत्वपूर्ण है तो उस पर बहुत सारे क्या हैं, खतरे भी हैं, बहुत सारे क्या हैं, खतरे भी हैं। अब वो खतरे कौन कौन से, जैसे कुछ मानवीय गतिविधियां हो रही हो, है ना, जैसे पहले हम पेड़ काटते हैं, पेड़ को क्या बनाई, उस जगह पे बिल्डिंग बना रहे हैं, वैसे ही इन आर्द्र भूमियों को सुखा देते हैं, इनके बाद यहाँ पे क्या, इन भूमियों का अतिक्रमण किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है। बहुत सारी मानवीय गतिविधियां होती हैं, उनसे इनको नुकसान पहुंचता है। शहरीकरण बढ़ रहा है, यानी लोग ज्यादा रह रहे हैं, है ना, लोगों को क्या चाहिए, जमीन चाहिए, तो अर्बनाइजेशन के चलते इस वाले एरिया को नुकसान पहुंच रहा है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु जब परिवर्तन हो रहा है तब इन आर्द्र भूमियों को नुकसान पहुंच रहा है। माल अडोप्टेशन या कुअनुकूलन, कुअनुकूलन क्या होता है, यानी सह-अस्तित्व वाली बात होती थी, मैंने सह-अस्तित्व वाली बात, हम क्या कर रहे हैं कि हम केवल अपने लिए सोच रहे हैं, है ना, आर्द्र भूमि या पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए नहीं सोच पा रहे, उससे भी इनको नुकसान हो रहा है। तो ऐसे करके कुछ खतरे हैं जिनसे आर्द्र भूमियों को क्या है, कुछ नुकसान हो सकता है। अगर ये सब नुकसान हुआ तो जो हमारे लिए महत्व है या जो हमें इसका पॉजिटिव फायदा मिल रहा है वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो अब इन सब से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें देखनी होगी कि हमारे लिए वे फॉरवर्ड क्या है, हमारे लिए क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, हम आगे की राह कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं कि आर्द्र भूमियों का संरक्षण कैसे किया जाए, और जब इनका संरक्षण करेंगे तो हमें आगे फ्यूचर में क्या क्या फायदे हो सकते हैं। जैसे आगे की राह क्या हो सकती है, नीतिगत प्राथमिकता, यानी हमें नीति अच्छी बनानी पड़ेगी। जैसे अभी हमने देखा 2017 में नियम बनाए गए थे, अगर आप उन नियमों को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उन नियमों में अभी भी कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों को क्या करना है, सुधार करना है, विकास नीतियों में सुधार करना है, शहरी नियोजन अच्छे से करना है, जलवायु परिवर्तन का क्या करना है, शमन करना है। शमन क्या होता है, मिटिगेशन, क्या होता है, मिटिगेशन, यानी जलवायु परिवर्तन रोकना है। साथ में अगर हम कोई शहरी योजनाएं बना रहे हैं, साथ जैसे स्मार्ट सिटी मिशन है ना, अमृत मिशन है ना, अमृत मिशन क्या है, शहरी परिवर्तन के लिए। अगर हम ये जैसी योजनाएं बना रहे हैं तो उनमें भी हम आर्द्र भूमियों का क्या रखें, ध्यान रखें, है ना, उनका क्या करें, सतत प्रबंधन करें। उसके साथ साथ जो SDG गोल है, उनके साथ साथ जो SDG गोल है, उन SDG गोल के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। SDG गोल को ध्यान में रखते हुए हमें आर्द्र भूमियों का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। तो ये होती है हमारी आगे की राह। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा खत्म होता है ना। तो आप सभी का धन्यवाद। और जैसे ये टॉपिक पढ़ा है वैसे ही कुछ और सेशंस भी लाएंगे जिनसे आपको नॉलेज मिली, उम्मीद है आपको नॉलेज मिली होगी, है ना। आर्द्र भूमियां क्या होती हैं, रामसर क्या होता है, मोंटेस रिकॉर्ड क्या है, भारत में कौन कौन सी साइट्स हैं, राजस्थान में कौन कौन सी साइट्स हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारी चीजें देख ली। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।